हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चीन के संविधान के आधारभूत लक्षणों और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक देश की राज्य व्यवस्था और वहाँ का जो संविधान होता है उसमें अन्य देशों के तुलना करें यदि हम तो उससे कुछ विभिन्नता पाई जाती है, विलक्षणता पाई जाती है या एक अनूठापन पाया जाता है जो उसे दूसरे देशों के संविधानों से अलग बनाता है। प्रत्येक देश के जो संविधान है, उसकी जो राज्य व्यवस्था है, उसमें भिन्नताएं होती हैं जो उसे अन्य देशों से अलग करती हैं। आज की इस वीडियो में हम चीन के संविधान की जो विलक्षणताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनको जानते हैं। तो पहली विशेषता या आधारभूत लक्षण चीन के संविधान का वो है उसका संक्षिप्त लिखित तथा निर्मित होना। चीन का जो वर्तमान संविधान है वो 1982 में लागू हुआ। उससे पहले यदि हम बात करें तो अक्टूबर 1949 में जनवादी चीन की स्थापना हुई थी और उसके पश्चात 1954 तक कोई औपचारिक संविधान नहीं था चीन का, जनवादी चीन का। 1954 में पहली बार एक संविधान वहां लागू किया गया। उसके पश्चात 1975 में और उसके बाद 1978 में एक संविधान है वो लागू किया गया। वर्तमान जो संविधान है वो 1982 में लागू हुआ। वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना है और इसके 4 अध्याय हैं और इसमें कुल 138 अनुच्छेद हैं। कांग्रेस की प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण दिया गया है। जो इसके अध्याय हैं 4, वो उसमें अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। जैसे जो पहला अध्याय है उसमें सामान्य सिद्धांतों का या जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट अर्थात राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया है। और जो चौथा अध्याय है उसमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम और राजधानी, इन सब का जो वर्णन है वो किया गया है। यहाँ का संविधान निर्मित संविधान है। इसे निर्मित संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका निर्माण भी आधुनिक राज्यों के संविधानों की भांति ही एक विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति जनवादी कांग्रेस ने किया है और ये जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित है। तो इस प्रकार ये लिखित होने के साथ साथ ये एक निर्मित संविधान भी है। दूसरी इसकी विशेषता देखिए संविधान की, तो वो है अनम्यता। चीन का संविधान अनम्य संविधान है। किसी भी संविधान को अनम्य या कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संशोधन की जो विधि होती है वो साधारण विधि से भिन्न होती है। उसमें उतनी आसानी से या सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता जिस सरलता से कोई सामान्य कानून बनाया जा सकता है। चीन में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति या 1/5 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन ये प्रस्ताव तभी स्वीकृत किया जाएगा जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो कि वहाँ की विधायिका है या संसद है उसके 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया जाए। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन का संविधान 1982 का जो संविधान है वो अनम्य या कठोर है। लेकिन ये कठोरता केवल सैद्धांतिक रूप में है। व्यवहारिक रूप में इस संविधान को लचीला संविधान भी कहा जाता है। और लचीला कहने का कारण ये है क्योंकि वहाँ केवल एक ही दल है संसद में, साम्यवादी दल, और क्योंकि एक ही दल का बहुमत है तो बहुमत प्राप्त दल के द्वारा 2/3 बहुमत जो प्राप्त करना होता है संशोधन के लिए वो बड़ा सरल होता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप में ये देखने पर बड़ा कठोर लगता है संविधान, जबकि व्यवहारिक रूप में
लचीला संविधान है। तीसरा इसका लक्षण देखें तो वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1982 का जो संविधान है वो जनता के जनवादी अधिनायकत्व या पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की घोषणा करता है। 1982 के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और यहाँ श्रमिकों और किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है कि नागरिकों को राज्य के मामले हैं उनमें हिस्सेदारी करने का पूरा अधिकार है। वहाँ चीन में हर जो स्तर है वहाँ पर जनसभाओं का या पीपल्स कांग्रेस का या विधान मंडलों का गठन किया गया है और इनमें चुने जाने वाले ज्यादातर किसान और मजदूर और साधारण वर्ग के लोग ही होते हैं। तो इस प्रकार वहाँ जनता की तानाशाही कह सकते हैं। जो जनता है वो सरकार के अंगों पर और सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी रखने का अधिकार रखती है, क्योंकि चीन में ये माना जाता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। अगला जो आधारभूत लक्षण है वो है वहाँ का जनवादी गणतंत्र। अभी हमने बात की कि वहाँ लोकतांत्रिक तानाशाही को अपनाया गया है, तो यही जो नया संविधान है वो यही कह रहा है कि जनवादी गणतंत्र में पूरी सत्ता जनता में ही निहित है और जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है, क्योंकि चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। अब जो वहाँ का गणतंत्रीय स्वरूप है शासन का, उसकी 3 विशेषताएं बताता है संविधान का अनुच्छेद 2। पहली विशेषता तो ये बताता है कि वहाँ राज्य की सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित है। दूसरी विशेषता ये है कि हर स्तर पर जनसभाओं का गठन किया गया है और तीसरी विशेषता है कि लोगों को राजकीय मामलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार चीन का जो संविधान है वो जनवादी गणतंत्र है, स्थापित करता है। नेक्स्ट जो लक्षण या विशेषता जिसकी हम बात करें वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन का जो नया संविधान है ये भी लोकतंत्र और केंद्रवाद इन 2 तत्वों पर बल देता है। वर्तमान का जो ये संविधान है ये चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत इसको माना जाता है, क्योंकि इसका तात्पर्य है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण। लोकतंत्र जिसमें जनता की हिस्सेदारी हो, क्योंकि चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है और ये जो सभी मंत्रिमंडल है या उच्चतम जन न्यायालय हैं वो कांग्रेस जो संसद जनता द्वारा चुनी जाती है उसके अधीनता में काम करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ क्या है, लोकतंत्र है, जनता की हिस्सेदारी है, जनता का नियंत्रण है। और केंद्रवाद का अर्थ है कि निचले स्तर के पदाधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। केंद्रवाद का अर्थ होता है शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण होना। तो ये कहते हैं कि निचले स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। यहाँ जब निर्णय लिया जाता है तो वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है तो उसके बाद सभी जो स्तर हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने से ऊपर से जो निर्णय दिया गया है उसका पालन करें। तो इस प्रकार वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रवाद की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है चीन के संविधान की, वो है बहुराष्ट्रीय राज्य होना। क्योंकि
जो नया संविधान है उसके अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। इसमें 56 जो जाति हैं, जो राष्ट्रीयताएं हैं वो निवास करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जाति है वो हान जाति है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 94% है। जो ये सभी जातियां हैं, इन सभी जातियों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और खान पान के क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। और इनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए संविधान में स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त प्रीफेक्ट और स्वायत्त काउंटी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और किसी भी राष्ट्र जो जाति है उसके प्रति भेदभाव रखना या उसके ऊपर अत्याचार करना, इसको एक दंडनीय अपराध वहां घोषित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं वहां की शासन प्रणाली के बारे में। तो चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है और जो नया संविधान है उसके द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शासन की समस्त शक्ति या जो समस्त शासन है वो एक ही स्थान से संचालित होता है और जो सभी शक्तियां होती हैं वो एक ही इकाई में निहित होती हैं। केंद्रीय सरकार जब चाहे तो अपनी जो घटक इकाइयां हैं उनको समाप्त कर सकती है और जब चाहे उनके अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। शासन की विभिन्न इकाइयां हैं वो अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती हैं। नया संविधान नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार और कर्तव्य भी बताता है, कर्तव्यों का वर्णन भी करता है। ये जो अधिकार हैं ये नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक इनका वर्णन किया गया है। कई प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले आर्थिक अधिकार, जैसे काम का अधिकार, विश्राम करने का, बुढ़ापा, बीमारी या अशक्तता की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। और नया संविधान जो है काम के अधिकार को कर्तव्य के रूप में भी देखता है। तो काम करना नागरिकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। दूसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को सभी को प्राप्त है। जो भी नागरिक 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और नागरिकों को ये भी अधिकार प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार और विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए अनुसंधान एवं नए निर्माण की स्वतंत्रता। इसके साथ ही नागरिकों को कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं, जैसे उनको भाषण और अभिव्यक्ति की, सभा और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को अनुचित रूप में बंदी भी नहीं बनाया जा सकता, इसकी गारंटी संविधान देता है। और उसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था भी संविधान द्वारा की गई है। संविधान ये घोषणा भी करता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार उपलब्ध हैं। इस प्रकार जो अधिकारों के साथ ही अनेक नागरिकों के कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। जैसे नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान व कानूनों का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करे और सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहें। और उसके साथ ही करों का भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो नियमानुसार भुगतान करें और देश पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करें। तो इस प्रकार जो नया संविधान है उसमें नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। चीन की जो संविधान है, जो शासन व्यवस्था है, वहाँ की एक विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना। चीन में जो उत्पादन के साधनों का प्रबंध है वो 2 प्रकार से किया जाता है। यहाँ संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व है, उसको अपनाया गया है। ये इस संविधान में इस बात की घोषणा की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना होगा और उसे कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है कि समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं
और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 13 राज्य नागरिकों के द्वारा कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत, मकान इत्यादि की सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार इस संविधान में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। तो चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसके साथ ही वहाँ जो दलीय प्रणाली है वो भी एक दलीय प्रणाली है और संविधान की प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल के महत्व और उसकी भूमिका की सराहना की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। कहने के लिए चीन में साम्यवादी पार्टी के अलावा 8 पार्टियां और भी हैं, पर उनका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी ही करती है। तो वहाँ का जो मुख्य दल है वो साम्यवादी दल है। इसके बाद चीन के संविधान का एक अन्य आधारभूत लक्षण वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग या द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन एक बिल्कुल नई और अनुपम संस्था है। चीन के पहले के जितने भी संविधान हुए हैं उनमें इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। इस सैनिक आयोग का कार्य है सेना को निर्देश देना और ये जो आयोग है केंद्रीय सैनिक आयोग या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इसमें सभापति, उपसभापति और सदस्य होते हैं और ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी समिति की प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही इस संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा की गई है क्योंकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। तो 1982 का जब संविधान बना तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त जो औपचारिक कार्य हैं जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना, ये सब राष्ट्रपति को करना होता है। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया था और इसकी जो ये था कि पहले 2 बार के लिए जो राष्ट्रपति है कोई व्यक्ति वो अधिकतम 2 बार के लिए नियुक्त हो सकता था, लेकिन 2018 में हुए संवैधानिक संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो इसमें ये जो व्यवस्था है इसको बदल दिया गया है। इसके साथ ही चीन का संविधान विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख भी करता है और ये उल्लेख हमें मिलता है नए संविधान की प्रस्तावना में। उसकी प्रस्तावना में विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि चीन का जो भविष्य है वो समस्त दुनिया से संबंधित है। वो पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा, दूसरे देशों की अखंडता का सम्मान करता है चीन और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास भी रखता है। इसके साथ ही चीन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन करता है। इस प्रकार हम देखें तो चीन के संविधान में ही विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका की बात करें तो चीन में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो अधीन स्थिति है। यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। वह न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने और सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति या वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। वहाँ प्रोक्यूरेटर जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है और जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें बड़ा केंद्रीकरण पाया जाता है, उच्च मात्रा का केंद्रीकरण है और वहाँ जो न्यायाधीश है वो स्वतंत्रता पूर्वक या निष्पक्ष होकर के कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चीन का संविधान है उसमें अपने आप में कई ऐसी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं
जो चीन की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक और विधायी जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत करता है। इस संविधान के द्वारा एक समग्रवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था को अपना करके जो बेकारी पर काबू पाने की कोशिश की गई है। तो ये था आज का जो वीडियो है, उसमें चीन के आधारभूत लक्षण, वहाँ की व्यवस्था के, संविधान के। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।